अच्छा। अब देखो, अब जो हम ऑटोमेशन कर रहे हैं वो किस हिसाब से हो रहा है। तो देखो, अब हम देखो बहुत ध्यान से कर रहे हैं। पहले तो देखो ध्यान से समझना। हमने सबसे पहले ऑटोमेशन स्टार्ट किया तो बिना कुछ फ्रेमवर्क बनाए ऐसे ही रेंडमली कर रहे थे ना। तो उसको भी वो भी एक फ्रेमवर्क, उसको बोलते हैं क्या, लीनियर फ्रेमवर्क। उसे क्या बोलते हैं, लीनियर फ्रेमवर्क। जैसा कि तुम पहले कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे बताओ। तुमसे कोई कोड करने के लिए कहा जाता था तो मेन मेथड बनाते थे, उसमें अपना जो काम करना रहता था उसका कोड लिख देते थे, यही करते थे ना। अब अगर मान लो तुमको नहीं कुछ फ्रेमवर्क नहीं कुछ आता तो एक जनरल आदमी पहले क्या करता था, जिसने शुरू शुरू में ऑटोमेशन स्टार्ट किया होगा, जब ऑटोमेशन स्टार्ट हुआ होगा तब तक तब ये फ्रेमवर्क थोड़ी नहीं। फ्रेमवर्क कैसे आया, लोगों ने काम करना शुरू किया होगा, लोगों ने चैलेंजेस फेस किए होंगे, दिक्कतें फेस की होंगी, उन दिक्कतों को क्या किया होगा, कुछ तरीके लगा के क्या कर दिया होगा, सॉल्व किया होगा, है ना। और बाद में वही जो सारे तरीके थे जो उन लोगों ने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए यूज किए थे, उनको एक साथ एक जगह क्या कर दिया, मिला दिया और क्या करने लगे, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। तो लीनियर फ्रेमवर्क कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, सिंपल तुम ऐसे करते हैं। मान लो तुम्हें पता है ना इतनी बेसिक बात कि एक क्या होता है, रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वायरमेंट पे टेस्ट केस लिखे जाते हैं, वही टेस्ट केस तुमको ऑटोमेट करने के लिए दिए जाते हैं। तो तुम पढ़ते टेस्ट केस का नाम होता ना, तो एक बना देते क्या, मेथड। जैसा उसका नाम होता वैसा मेथड का नाम रख देते और उसके अंदर कुछ टेस्ट केस को ऑटोमेट करने का पूरा कोड लिख देते, ब्राउजर लॉन्च करने से लेके अंतिम में ब्राउजर बंद कर देते। ऐसे ऑटोमेट कर देते, जैसे करते थे ट्राई डॉट फाइंड एलिमेंट कर। बस हर टेस्ट केस के लिए एक मेथड बनाते और उस मेथड में टेस्ट केस को ऑटोमेट करने का कोड लिख देते। और एक तुम्हारे पास क्लास रहती जिसके अंदर, जैसे यहाँ इन्होंने नाम रखा है क्या, रन। इन्होंने क्या नाम रखा है, रन। रन नाम की, जैसे देखो, एक सेकंड, रन नाम की एक क्लास हो, उसके अंदर, लेकिन देखो इन्होंने गलत किया। रन नाम की जो क्लास बनाओगे, या रनर नाम की जो, रन या रनर, रनर मतलब चलाने वाला। जैसे तुम्हारे 100 में से, अब अच्छा ऑटोमेट करोगे तो एक दो टेस्ट केस थोड़ी ना ऑटोमेट करोगे, सैकड़ों टेस्ट केस लिखे जाएंगे, वो सारे क्या किए जाएंगे, ऑटोमेट किए जाएंगे। तो जब सब के सब ऑटोमेट किए जाएंगे 100 200, तो भाई अच्छा ये बताओ ऑटोमेशन का यूज क्या है। मान लो हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट केसेस को हमें क्या करना पड़ता था, मैनुअली एग्जीक्यूट करना पड़ता था, पढ़ पढ़ के खुद एग्जीक्यूट करना पड़ता था, है ना। और काम बहुत ज्यादा था। तुम्हें एक बात और पता है ना, रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है कि एक एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज जाए तो वो चेंज तो टेस्ट करो ही करो, इसके अलावा पूरे एप्लीकेशन को फिर से एक बार टेस्ट करो, वो सारे टेस्ट केस फिर से एक बार चला के देखो। मैनुअली तो बहुत मुश्किल था, और लेकिन हर बार करना था। ऐसे ही एक टेस्टिंग और कौन सी थी, स्मोक टेस्टिंग। जब भी बिल्ड आती थी सबसे पहले क्या करते थे, स्मोक टेस्टिंग। तो स्मोक और रिग्रेशन के टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करने के लिए को हमने क्या किया, को मतलब ऑटोमेटिकली रन चलाने के लिए हमने ऑटोमेशन किया। हम ऑटोमेशन का मेनली क्या यूज है, ऑटोमेशन का मेनली दो ही यूज है, एक रिग्रेशन और एक स्मोक। और रिग्रेशन तो सब कुछ है, रिग्रेशन में तो क्या आ जाता है, पूरे एप्लीकेशन को फिर से टेस्ट। तो जो तुम्हारे टेस्ट केसेस होंगे रिग्रेशन, सैकड़ों 100 200 300, उनको तुम्हें ऑटोमेट करना। अब धीरे धीरे करके ऑटोमेट करो, एक टाइम आएगा 200 250 300 टेस्ट केस तुम्हारे क्या हो चुके हैं, ऑटोमेट हो चुके हैं। तो क्या फायदा मिलेगा मालूम है? फायदा ये मिलेगा कि जब किसी नई रिक्वायरमेंट में काम होगा तो मैनुअल टेस्टिंग करनी होगी ना। याद है कि नहीं ये बात, रिक्वायरमेंट आती है, उधर उस रिक्वायरमेंट की बेसिस पे डेवलपर क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, टेस्टर क्या लिखता है, डेवलपर डेवलपमेंट लिख करता है और टेस्टर क्या लिखता है, टेस्ट केस लिखता है। इसके बाद जब एप्लीकेशन बन के आता है, जैसे मान लो दो 10 फंक्शनैलिटी नई बन के आए, तो उन 10 फंक्शनैलिटी के लिए रिक्वायरमेंट है, डेवलपर क्या करेंगे, 10 क्या कराएंगे, भाई डेवलपर क्या करेंगे, उन 10 रिक्वायरमेंट के लिए डेवलपमेंट।
टेस्टर क्या करेगा, मैनुअल टेस्टर 10 रिक्वायरमेंट के लिए क्या करेगा, टेस्ट केस लिखेगा। टेस्टर क्या करेगा, इसके लिए टेस्ट केस लिखेगा। फिर वो फंक्शनलिटी बन के जब आ जाएगी तो जो टेस्टर होगा वही जो टेस्ट केस लिखा होगा वही पढ़ के चला के देखेगा। इस टेस्टिंग को क्या बोलते हैं, ध्यान से रखो। एप्लीकेशन में जो नई फंक्शनलिटी आई या एप्लीकेशन में जो नया चेंज आया, देखो क्या हो सकता है बताओ, एक सॉफ्टवेयर में क्या हो सकता है, या तो कुछ नया जुड़े, या तो पुराना कुछ बदले, या तो पुराने को थोड़ा सा और क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, यही सब होगा ना। जैसे कुछ नया ऐड होगा, या कुछ पुराना हटा दिया जाएगा, या कुछ पुराने चेंज कर दिया जाएगा, या पुराने में से कुछ हिस्सा कम कर दिया जाएगा, या पुराने में कुछ हिस्सा क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, यही होगा ना। और क्या होगा बताओ, यही होता है ना। तो जो भी करना होगा इस साइकिल में जो 3 हफ्ते की है, तो वो जो भी 10 रिक्वायरमेंट आएंगी उसको उसके लिए टेस्ट केस लिखोगे ना। इसके बाद क्या करोगे, जब डेवलपर बना देगा तो केवल टेस्ट केस को पढ़ के चला के देखोगे। और याद रख लो आज से, इस टेस्टिंग को कहते हैं क्या, सिस्टम टेस्टिंग। क्या बोलते हैं, सिस्टम टेस्टिंग। जो नए चेंज आए हैं, जो नई फंक्शनलिटी आई है, उसको टेस्ट करना क्या है, सिस्टम टेस्टिंग। याद रहेगा। और याद रखना, सिस्टम टेस्टिंग हमेशा मैनुअली ही की जाती है, उसका ऑटोमेशन नहीं होगा। याद रखिएगा। जैसे इस बार 10 रिक्वायरमेंट आई, 10 बनी, जो उनकी टेस्टिंग है वो ऑटोमेशन से नहीं होगी। वो कैसे होगी, मैनुअली करेगी। ध्यान से समझना इसका। ऐसा नहीं होता, रिक्वायरमेंट आई उधर वो टेस्ट केस लिख रहा है, उधर तुम ऑटोमेट कर रहे हो, नहीं। जो नई रिक्वायरमेंट आएगी उसकी क्या होगी, सिर्फ उसकी सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग। ऑटोमेशन वाले का क्या यूज है, लेकिन जब वो मैनुअल टेस्टिंग सिस्टम टेस्टिंग तो कर लेगा उस चीज। अब लेकिन बहुत ढेर सारे वो बहुत ढेर वो रेगुलेशन और सी पुरानी चीजें भी तो सॉफ्टवेयर में है, हजारों चीजें, अब उनको टेस्ट कर, तो वो भी तो करना है। वो जो टेस्टिंग करोगे वो क्या होगा, रिग्रेशन। वो क्या होगा, रिग्रेशन। और इसके बाद ठीक है, याद है। और सबसे पहले करोगे क्या इसको, तो वो जो रिग्रेशन है, रिग्रेशन टेस्टिंग करने के लिए ही वो टेस्ट केसेस को हमने क्या किया होगा, मान लो 250 टेस्ट केसेस मेरे पास ऑटोमेटेड है, तो हमें उन 250 टेस्ट केसेस का वो रिग्रेशन करने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, चला देंगे, उतना मेरा क्या कर देगा, स्क्रिप्ट कर देगा। वो काम 250 टेस्ट केस को कौन कर देगा, स्क्रिप्ट। मान लो अब ऐसा तो है नहीं एक दिन में ऐसे जादू मारे ऑटोमेट हो गया, कैसे होता होगा, शुरू होता होगा। 3 टेस्टर हैं, रोज 3 टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने हो गए, 9। या मान लो 2 कर रहे हैं आर कितने हो गए, 3 दूनी 6। एक हफ्ते में कितने हो गए, 6 बच्चे 30। एक महीने में कितने हो गए, 120। धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे ना, और धीरे धीरे रिग्रेशन के लिए इनका यूज होना शुरू हो जाए। हो सकता है मेरे एप्लीकेशन में रिग्रेशन के 500 टेस्ट केस, लेकिन 500 तो आज आप करने हो जाएंगे। धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, रिग्रेशन ऑटोमेशन वाली स्क्रिप्ट बढ़ती चली जाएंगी। और उसका फायदा किसे मिलेगा, जब टेस्टिंग करेगा मैनुअल टेस्टर, या जब टेस्टिंग करेगा वो, तो उसको सिस्टम टेस्टिंग तो कैसे करनी है, मैनुअली। और वो आसान है, बोलो क्यों, वो बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि 10 ही फंक्शनलिटी आई है, उन्हीं 10 को टेस्ट करना है, ये तो क्या है, आसान है। लेकिन एप्लीकेशन में 500 फंक्शनलिटी पहले से बन के रखी है, उनको दोबारा टेस्ट करना क्या है, टाइम टेकिंग क्या है देख। लेकिन जैसे जैसे इसके ऑटोमेट होती जाएंगी, रिग्रेशन में हेल्प होती चली जाएगी, है ना। तो भैया ऑटोमेट करोगे तो एक तो बेसिक अप्रोच होती है, जिसको कोई फ्रेमवर्क का पता नहीं होता, जिसने सिर्फ सेलेनियम टूल कहीं से देखा होता, उसकी हेल्प पड़ी होती, उसको बस इतना आइडिया लगता कि ये टूल कैसे काम करता है। तो वो बंदा क्या करता, वो ऐसे ही क्या बनाता, कुछ क्लासेस बनाता,
जैसे यहाँ बनी हुई है, जैसे अकाउंट टेस्ट केसेस करके क्लास बना देता, उसके अंदर अकाउंट की जितनी फंक्शनलिटी रहती है उतने क्या बना देता, उतने क्या बना देता, मेथड बना देता, यही करता ना। और हर मेथड के अंदर टेस्ट केस को ऑटोमेट करने का क्या लिख देता, कोड लिख देता। तो ऐसे उसके पास 10-20 क्लास बनती है अलग अलग, हर क्लास के अंदर 10-5 क्या होता, मेथड होता, तो टोटल ऐसे हो जाता। कैसे चलाता, तो वो अब एक एक करके थोड़ी बैठ के चलाता। तो जानते हो वो एक क्लास जरूर बनाता जिसका नाम रखता क्या, रनर, रनर या ऐसा कुछ नाम। इसके अंदर ये सब, इसके अंदर ये ऑटोमेट नहीं करता, इसके अंदर जानते हो सिर्फ क्या करता वो, ये देखो जैसे इन्होंने किया यहाँ क्या किया, अकाउंट टेस्ट केसेस क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, और बनाने के बाद उसके मेथड क्या कॉल करनी, जो वही वही मेथड, ये मेथड किसके लिए, टेस्ट केस को ऑटोमेट करने के लिए मेथड बनाया। ऐसे ऐसे करके मान लो 200 होते कॉल कर देते, तो अब क्या फायदा रहता, अब फायदा ये रहता कि यहीं से तुम रन करते, मेन मेथड चलता, मेन मेथड में 200 मेथड अंदर क्या होता, और हुए हैं एक एक करके वो भी क्या होता चलते, और एक एक टेस्ट केस चलता, यही होता ना। ऐसा तुम कब करते, जब तुम लीनियर फ्रेमवर्क यूज, लेकिन फिर तुमको पता चला कि ऑटोमेशन में क्या, जिस तुमको समझ में आने लगा कि यार हमको तो हर चीज में क्या करना चाहिए, रिपोर्टिंग करनी चाहिए, नहीं रिपोर्ट जाएगी, रिपोर्ट नहीं बनेगी तो क्या फायदा, कैसे पता चलेगा, कोई तुमसे पूछा टेस्टिंग किए तो क्या, हाँ, तो और चलो बताओ कहाँ क्या दिखाओ, क्या दिखाओ। और भाई ये भी हो सकता है कंपनी को वो दी है टेस्टिंग करने के लिए कि चलो लो टेस्टिंग करोगे, है, और इसके बाद ऑटोमेशन से चला कुछ मैनुअल करोगे, कुछ ऑटोमेशन करोगे, और उसी को टेस्ट करके हमें बताओगे चीज सही है अगर, और 6 घंटे बाद तुम्हें तेरा सब सही है, सामने वाला भी भाई कैसे समझे, तो कहेगा क्या, टेस्टिंग का कुछ प्रूफ तो दो, कुछ एविडेंस तो दो। इसीलिए टेस्टिंग में एक बहुत जरूरी चीज है क्या, रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग नहीं कुछ जानते होते, ज्यादा समझदार होते, तो तुम क्या यूज कर देते, सिस्टम का डाटा यूज कर देते, और क्या कर देते, रिपोर्टिंग कर देते, ठीक है। लेकिन फिर तुमको समझ में आया कि यार सिस्टम डाटा अपडेट प्रिंट करने वाला तो कंसोल पे ही रह जाएगा, क्लिप्स बंद होते ही सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो चलो कुछ और यूज कर लेते हैं। रिपोर्टिंग की बहुत चीजें हैं, चाहे तो हम किसका यूज कर रहे हैं, एक्सटेंड रिपोर्ट का यूज कर रहे हैं, वो क्या करेगा, रिपोर्टिंग। फिर ये बात ये भी समझ में आई कि चलने के दौरान एक्सेप्शंस आते हैं, तो उन एक्सेप्शंस को हैंडल करना क्या है जरूरी, और एक्सेप्शन किसी भी लाइन पे आ सकता है, अलग अलग तरह के एक्सेप्शन है, उनके अलग अलग तरह के क्या solution। ये सब चीजें थी कहीं थी, इसीलिए कुछ लोगों ने सोचा कि ये काम कोडिंग ये वो सब बार बार करना है, तो क्यों हम ऐसा करें। देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत पहले ये थी कि तुम सेलेनियम के मेथड को डायरेक्टली कॉल, तो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता तो तुम अलग से कोड करते थे। अब देखो क्या किया हमने, अब ये सोचा गया क्यों ना हम अपने मेथड को बना ले, ये वो सब, और उस मेथड के अंदर सेलेनियम के मेथड को और प्लस जो हम एक्स्ट्रा चाहते हैं उस चीज को क्या कर दें, कॉल कर, और वो चीज को हम हर जगह चाहते हैं, भाई क्लिक कर, जहां भी क्लिक करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका कोड हैंडल एक्सेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडल भी रहे, काम भी करे, रिपोर्ट भी चले, यही तीन चीज चाहते हैं ना। तो फिर हाँ, तो फिर भाई वो करें, इसीलिए हमने क्या बनाए जेनरिक मेथड्स बनाए। एक फायदा ये भी था जेनरिक मेथड्स आने से चीजें आसान हुई। सोचो एक आदमी को पहले से ये पूरा पढ़ना पड़ता, आज हमने जो काम काम के मेथड थे वो मेथड हमने क्या किए, जेनरिक मेथड्स बना दिए, और सामने वाले से कह दिया तुमको नहीं मतलब यार सेलेनियम कैसे काम करता, तुम्हें याद रखना
क्लिक करना है तो फलाने मेथड कॉल कर लोगे, ये क्या कर देगा, क्लिक कर। देखो फ्रेमवर्क बनाना अलग चीज है, लेकिन फ्रेमवर्क पे काम करना अलग चीज है। फ्रेमवर्क पे काम करने के आपको ट्रेनिंग दे दी गई कि भाई देख लो ये हमारा फ्रेमवर्क है, इसमें ये हमने मेथड बनाए हैं, इस काम के लिए ये मेथड है, जब जरूरत पड़े तो इनको कॉल कर ले, बंदा सीधा कॉल करेगा। इसमें क्या है, जो तुम्हें जैसे सिलेनियम में तो हजारों चीजें, लेकिन फ्रेम इसमें क्या है, जो काम के 40-50 मेथड थे हमने बना दिए, अब सामने वाले को जो जिसको इस पे काम करना है उसको तो उसी 40-50 मेथड से काम है। और नाम भी हमने ऐसा रखा जिससे हमारी आपसी समझ, हम आपस में इजीली चीजें क्या है समझ है। क्लियर है ये बात सब, बताओ कोई कंफ्यूजन इसमें? तो भाई क्या बनाएगा, जेनरिक मेथड्स। जेनरिक मेथड्स हमने क्यों क्यों बनाए, जेनरिक मेथड्स हमने इसलिए बनाए, देखो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि जो जो काम करना था हमको, कुछ काम करने को 3 लाइन का कोड है, किसी काम को करने को 4 लाइन का काम है, या सब में सब हर काम को करने का अलग अलग क्या है भाई, अलग अलग कोड लिखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जेनरिक मेथड्स ऐसे बना के रख देंगे, तो जहां जरूरत पड़ेगी हमसे डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉल करें। और याद रखना, तो अब जहां जहां ये काम करना है कि रिपोर्टिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, वहां वहां ये मेथड क्या हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा। ध्यान से देखना, या वहां हम किस परेशानी के लिए कर रहे थे, क्योंकि पहले हमको क्या करना पड़ रहा था, रिपोर्टिंग करते टेस्ट केस में, तो टेस्ट केस क्या हो जाता बहुत बड़ा, टेस्ट केस में ही रिपोर्टिंग का कोड लिखते, टेस्ट केस में ट्राई केस लिखते हर एक लाइन के लिए, तब तो कोड क्या हो जाता बहुत बड़ा। वही काम को बार बार यूज करना था। याद रखना एक सबसे बड़ी चीज क्या, रीयूजेबिलिटी, कितना तुम रीयूज कर सकते। इसीलिए हमने क्या बनाया, जेनरिक मेथड, और इसी को हम बार बार क्या कर रहे हैं, यूज कर। और जेनरिक मेथड की कोई क्वालिटी बताओ, ये जो जेनरिक मेथड्स हैं ये किसी भी एप्लीकेशन पे काम करेंगे। फ्लिपकार्ट में भी वही काम होगा है, फ्लिपकार्ट में भी वही काम होगा, दूसरों पे भी वही काम होगा भाई, क्लिक सेंड की यही सब काम, सब कहीं माउस और कहीं डबल क्लिक, कहीं राइट क्लिक, है ना, कहीं विंडो हैंडलिंग, कहीं फ्रेम, यही सब तो हर जगह यूज होगा, और इसके लिए तुमने मेथड बनाए हैं। तो सबसे बड़ी बात याद रखना, ये जो जेनरिक मेथड्स होते हैं इनके लिए कहा जाता है, ये क्या है, ये कैसे मेथड्स हैं, हम बोलेंगे रीयूजेबल क्या लिखा, रीयूजेबल एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट मेथड्स। एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट क्यों बोला गया, मतलब किसी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये कहीं भी काम करेंगे, चाहे फ्लिपकार्ट इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इनको कहा जाता है रीयूजेबल मेथड्स हैं। और कैसे हैं, एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट मेथड्स हैं, और इन्हीं का नाम है क्या, जेनरिक मेथड्स, और इन्हीं का नाम है क्या, इन्हीं को कई लोग यूटिलिटी मेथड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इतना नाम है, यूटिलिटी मेथड्स भी बोलते हैं, जेनरिक मेथड्स भी बोलते हैं, और ये मेथड कैसे होते हैं, यूजेबल एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट मेथड्स, ये किसी भी एप्लीकेशन पे काम करते हैं। जैसे इसका देखो एक बेनिफिट, जैसे हम हैं, हमने बनाया एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो जेनरिक मेथड्स बना के काम किया, अब गए दूसरे प्रोजेक्ट, तो वहां भी मेरे जेनरिक मेथड्स क्या होंगे, काम आ जाएंगे। जेनरिक मेथड्स तो मेरे क्या होंगे, वहां भी काम आ जाएंगे। बहुत सी चीजें मेरी यही कि वहां पे एडिटिव क्या आ जाए, तो जो ऐसी चीजें हैं जो कहीं भी इस्तेमाल हो जा रही हैं उनको क्या बोलोगे, एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट। क्लियर। और तुमने ऑटोमेशन करने के बारे में सोचा, ऑटोमेशन करने लगे, लेकिन ऑटोमेशन में तुमको एक बात फिर समझ में आई कि जो टेस्ट केसेस हैं इनमें ही बहुत कुछ ऐसा है जो बार बार रिपीट करते हैं। जैसे 10 टेस्ट केस ऐसे हैं जिनमें लीड बना के कोई काम करता है, तो 10 टेस्ट केसेस के अंदर लीड बनाने का कोड लिखना है, तो वो लीड बनाने का जो कोड है वो एक मेथड में डाल के उसे चाहे तो 10 जगह क्या करना है, कॉल करना है। भाई तुम्हें देखो ये दिखाया गया था कि नहीं साहब, वेरीफाई क्रिएट अकाउंट,
मान लो वेरीफाइड डिलीट अकाउंट क्रिएट करना है, इसमें सिर्फ क्रिएट करना है, इसमें क्या करना है, क्रिएट करना है, फिर क्या करना है, डिलीट करना। हम चाहते हैं अपना क्रिएट करें और उस बाद में डिलीट करके चेक करें कि वो डिलीट हुआ या नहीं। तो ये करना है। दोनों टेस्ट केस में क्या करना है, क्रिएट करना है कि नहीं। और देखो, अच्छा दो ही है, मान लो और टेस्ट केस होते जैसे वेरीफाई सर्च अकाउंट, वहां जाके सर्च कर रहा है, वो सर्च काम कर रहा है कि नहीं, तब भी तुम्हें बहुत से काम, लॉग इन और वहां से वहां तक पहुंचना, कहाँ तक नेविगेट करना, कहाँ तक होम पेज से अकाउंट पेज तक जाना, ये चीजें क्या कॉमन रहती है। फिर वही बात आई हमेशा, एक ही चीज आई क्या, ये आई किसकी, सिर्फ में बात आई किसकी, रीयूजेबल। मतलब देखो प्रॉब्लम क्या आई, सुनो देखो प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम जो आई वो थी रिडंडेंसी और या डुप्लीकेसी। मतलब डुप्लीकेसी मतलब डुप्लीकेट करने का मतलब क्या, वही चीज बार बार कर, जैसे हम यहाँ ऑटोमेट करते, यहाँ पे भी लॉगिन का कोड लिखते, यहाँ पे भी नेविगेट करने का कोड लिखते कि माउस ओवर करो, ये करो, वो करो, फिर जाके यहाँ पे काफी कुछ कोड लिखते। इस टेस्ट केस में भी वही काम करना पड़ता, लॉगिन करते, ये करते, वो करते, तो दोनों में वही चीज है ना। इसी को क्या बोलेंगे कि यार हम क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेसी कर रहे हैं। कोड में डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, या वर्ड क्या इस्तेमाल करोगे, रिडंडेंसी। हम कहेंगे कि हमारा कोड जो है वो क्या है, रिडंडेंट। लोग कहेंगे हमारा कोड में तो बड़ी रिडंडेंसी, बहुत बुरा होता है रिडंडेंसी। तुम्हें करना क्या चाहिए, अगर तुमको लग रहा है कि यहाँ भी लॉगिन की कोड की जरूरत है, यहाँ भी लॉगिन की कोड की जरूरत है, तो लॉगिन नाम का मेथड बना लेना चाहिए, उसके अंदर वो कोड लिख के दोनों जगह क्या कर लेना, है ना। तो रिडंडेंसी और डुप्लीकेसी का जवाब क्या है इस प्रॉब्लम का, यही कि क्या बनाना, रीयूजेबल मेथड बनाना और उसको कॉल कर देना, बजाय कि डुप्लीकेसी करने की बजाय कि वही चीज बार बार लिखने। अच्छा ये बताओ, हमने रीयूजेबल मेथड बनाया किस काम के लिए, लॉगिन, भाई लॉगिन बार बार करना है। अब बताओ हमें, तो ये जो लॉगिन का मेथड बनाएंगे इसे हम क्या करेंगे बताओ, हर टेस्ट केस में क्या करेंगे, कॉल करेंगे, जहां जहां लॉगिन की जरूरत पड़ेगी वहां वहां क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो ये लॉगिन मेथड भी कैसा मेथड है, रीयूजेबल मेथड। कैसा मेथड है, रीयूजेबल। अच्छा ये जेनरिक मेथड भी कैसे मेथड है, रीयूजेबल मेथड है, और ये भी कैसा मेथड है, रीयूजेबल। लेकिन अब अंतर समझो, मान लो एक रीयूजेबल मेथड हमने लॉगिन नाम का बनाया, उसमें लॉगिन का 4 लाइन या 5 लाइन का कोड लिखा, ध्यान से समझना सब कुछ, कोड लिख दिया। अब बताओ वो जो कोड है हमने फ्लिपकार्ट के लिए लिखा, तो क्या वो अमेजन पे काम करे, बताओ। फ्लिपकार्ट के लिए लिखा हमने कोड लॉगिन का, क्या वो अमेजन पे काम करेगा, हैं, बोलो जोर से, क्या करें, क्या कर पाएगा या नहीं ये बताओ, नहीं कर पाएगा, बिल्कुल सही। कैसे कर पाएगा भाई, तुमने एक्स पाथ लिखा फ्लिपकार्ट का, कॉन्फिडेंस कौन भाई, एक्स पाथ लिखा है फ्लिपकार्ट का, कोड लिखा, हर एप्लीकेशन पे लॉगिन भी अलग अलग हिसाब से हो सकता है, कोई यूजर पासवर्ड मांग रहा हो, कोई नंबर ओटीपी मांग रहा हो, बेहतर चीजें हैं। तो किसी का कोड किसी के कैसे काम आ सकता है, लेकिन ये लॉगिन मेथड भी रीयूजेबल है इस सब पे। लेकिन फ्लिपकार्ट में तो फ्लिपकार्ट में जितने केसेस होंगे सब में यूज होगा नहीं, इसीलिए इस लॉगिन टेस्ट केस को क्या बोलते हैं मालूम है, इसे बोलेंगे, रीयूजेबल है ये, और इसे बोलेंगे एप्लीकेशन डिपेंडेंट। डिपेंड, स्पेलिंग गलत हो गई, डिपेंडेंट क्या, मेथड्स। तुम्हारे एप्लीकेशन में दो टाइप के रीयूजेबल मेथड्स बनाते हो, एक एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट, उसको एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट क्यों बोल लेते हो, कहीं भी यूज कर, इसको कहीं भी यूज नहीं कर सकते। फ्लिपकार्ट के लिए बनाए हो तो फ्लिपकार्ट में ही यूज,
भाई फ्लिपकार्ट में लॉगिन हर जगह करना है, तो अब लॉगिन तुम्हें हर जगह 4 लाइन का कोड नहीं लिखना है, लॉगिन नाम का मेथड क्या कर लेना, कॉल कर लेना, उसके अंदर 4 लाइन का कोड लिख दो लॉगिन। अब क्लियर हुई ये बात। अब क्वेश्चन ये आया कि ये जो रियूजेबल मेथड्स है इन्हें कहाँ रखें, रियूजेबल मेथड्स ऐसे बनाते बनाते बन जाएंगे बहुत ढेर सारे। तब ये सोचा कि भैया इनको डिवाइड करके रखें। पहले सोचा मॉड्यूल वाइज बांट के रखें, फिर सोचा क्या सब मॉड्यूल वाइज बांट के रखें, बाद में क्या सोचा पेज वाइज बांट के। एप्लीकेशन में जितने पेजेस हैं उतने क्या बना दो क्लासेस, और उस पेज पे जो फंक्शनलिटी है क्लास में बना ले उस नाम का क्या मेथड, और इसके बाद इसको हम क्या करें, इसको हम जगह जगह क्या करें कॉल करें, इसको हम क्या करें जगह जगह कॉल करें। तो ये है, ये भी क्या है, तो बस ये जो, तो इसीलिए हमने क्या बनाई, बस पेज जो याद रखना, जो ये पेज वाइज क्लास बनाना, रियूजेबिलिटी ही अचीव करनी है। क्या अचीव करनी है रियूजेबिलिटी, लेकिन रियूजेबिलिटी अचीव के लिए जो ढेर सारे रियूजेबल मेथड्स बनेंगे उनको मैनेज करने का हमने तरीका निकाला कि हम कैसे रखेंगे क्लास पे उसको पेज वाइज। क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट नंबर 1 रीयूजेबिलिटी, क्या मिलेगा रीयूजेबिलिटी, तो ये तो रीयूजेबिलिटी तो मिलेगी भाई, रीयूजेबल मेथड बनाओगे तो रीयूजेबिलिटी मिलेगी। सोचो हमने पेज वाइज रखा, हमने कैसे रखा पेज वाइज रखा, हमने पेज वाइज मान लो नहीं रखा, हमने कहा रखा एक ही क्लास के अंदर सारे रीयूजेबल मेथड बना दिए। या हमने ये एक ऐसा हो सकता है एक एप्लीकेशन में एक क्लास बनाई रीयूजेबल मेथड की, उसी के अंदर सारे रीयूजेबल मेथड बना के रख दिए। और नंबर 2 हमारे साथ ये कि एप्लीकेशन को पेज वाइज क्या किए बांट दिए, हर पेज के लिए क्लास बनाया और उस पेज में जो यूजर मेथड था उसका वहां पे कोड लिख दिया। ऐसे अगर हम बांट के रख देंगे, अब फर्क क्या था, फर्क ये पड़ा कि वहां तुम्हें यूज करना बहुत मुश्किल है। जब तुमको यूजर मेथड की जरूरत पड़ेगी आगे डॉट लगाओ तो 400 मेथड्स आएंगे, उसमें ढूंढना क्या हो जाएगा, सबका नाम याद रखना क्या मुश्किल है। इस वजह से तो एक तो ये नुकसान होगा। दूसरा, मान लो तुम्हारे एप्लीकेशन में कुछ बदल है, तो मैनुअल टेस्टर अपना टेस्ट केस बदलेगा। याद रखना एप्लीकेशन में जब भी कुछ बदलता है तो मैनुअल टेस्टर उसके हिसाब से अपना टेस्ट केस क्या करता है चेंज करता है, और ऑटोमेशन टेस्टर अपनी स्क्रिप्ट चेंज करता है। तो मान लो एप्लीकेशन में किसी पेज में कुछ चेंज, अब उसको वो अपना कोड डेवलपर साइड ऑटोमेशन टेस्टर को क्या करना है अपने ऑटोमेशन वाली स्क्रिप्ट में चेंज करना। तो उसने तो जो रियूजेबल मेथड बना रखे हैं चार, अब वहां 500 की लिस्ट में कहीं वो मेथड पड़ा, उसके लिए ढूंढना फिरना क्या हो जाएगा टफ हो जाएगा। सोचो अगर ऐसा रहा होता कि उसने पेज वाइज क्या कर दिया होता, क्लास बना दी होती, पेज वाइज क्या बना दी क्लास, और उस पेज पे जो फंक्शनलिटी थी जो फंक्शनलिटी थी जो सिनेरियो था उसके लिए बना दी होती क्या मेथड, और उसको चलाना चलाना और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पिछले बताया था कि पेज आगे पढ़ते दो सबसे बड़े बेनिफिट, नंबर 1 यूजेबिलिटी, नंबर 2 ट्रेसेबिलिटी। ट्रैक करना क्या है ट्रेसेबिलिटी, कर दो कि इजी टू ट्रैक होगा। कैसे तुरंत एग्जांपल हो कि एप्लीकेशन में अगर कहीं किसी पेज पे चेंज होगा तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अब कहां कर जाए, हमें पता है ये पेज है तो इस पेज के लिए क्या बनी होती है क्लास, और जो फंक्शनलिटी है उसके लिए बना होगा क्या मेथड। तो उस पेज वाइज क्लास के अंदर गए वही वहां 10-5 मेथड है, उसमें से ढूंढना क्या मुश्किल हुआ मेरे लिए, गए फट से ढूंढ के चीज क्या है चेंज कर। बस यही पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, एप्लीकेशन डिपेंडेंट यूजेबल मेथड्स को मैनेज करने की एक वे, एक आर्किटेक्चर, एक डिजाइन से चीजों को पेज वाइज बांट के रखते हैं। और पेज वाइज जब बांटोगे तो ये देखो जैसे इन्होंने किया है, क्या किया, अब देखो अब पेज वाइज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एप्लीकेशन में जो कुछ दिखता है जैसे ये भी क्या है पेज, अगर हम अबाउट अस पे जाएं और जो नया पेज खुले तो वो भी क्या है एक पेज। एप्लीकेशन में ढेर सारे क्या है पेजेस, एक एप्लीकेशन क्या है कई पेजेस से ही तो मिलकर बना होता है एक एप्लीकेशन।
देखो, तो ये देखो, अब जैसे देखो लॉगिन पेज है application। अब इसमें क्या किया गया, देखो ध्यान से, लॉगिन पेज नाम की क्या बनाई, क्लास। जितने पेज उतनी क्लास, यही सिंपल सा रूल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लॉगिन पेज नाम की क्या बनाई, क्लास पर। लॉगिन पेज एप्लीकेशन में था तो लॉगिन पेज नाम की क्या बना, क्लास बना दी। अब लॉगिन पेज की कई फंक्शनलिटीज है, जैसे क्या, एक वैलिड लॉगिन, एक क्या, इनवैलिड लॉगिन, है ना। और हो सकता है एक, जैसे और क्या फंक्शनलिटी है, कलर सेलेक्ट करना, क्या सेलेक्ट करना, कलर सेलेक्ट करना। और क्या फंक्शनलिटी है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना। ये सब फंक्शनलिटी है कि नहीं, यही सब फीचर है ना लॉगिन पेज के। ये फीचर होम पेज के नहीं है, ये फीचर क्रिएट लीड पेज के नहीं है, किसके है, लॉगिन पेज के। तो सीधी बात देखो क्या किया, लॉगिन पेज नाम की क्या बनाई, क्लास बना दी। और उसके अंदर जो जो फंक्शनलिटी थी उसके क्या बना दी, मेथड बना दी। अब जैसे एक एक है मेथड, एक फंक्शनलिटी है क्या, लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल, इन्होंने नाम रखा। बहुत से लोग नाम रख देते हैं इसका क्या, वैलिड लॉगिन, या इन्होंने नाम रख दिया क्या, लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल। इस मेथड के अंदर क्या है, ये चाहते हैं 4 लाइन का कोड। बंदा क्या करेगा, क्या करना है भाई, देखो ब्राउजर लॉन्च करे, यूआरएल ओपन करे, क्या करे, ब्राउजर लॉन्च करे, यूआरएल ओपन करे, यूजर नेम पासवर्ड डाले, साइन इन बटन पे क्या करे, लिख दे। तो ये एक मेथड बनाए और उसके अंदर ये 5-6 लाइन का कोड लिखे। अब ये कोड लिखने में ध्यान देना, देखो कोड जो लिखा गया है इसमें सेलेनियम का डायरेक्ट यूज नहीं किया गया है, इसमें किसका यूज किया गया है, जेनरिक मेथड्स। देखो तुम्हारे आपके सामने, तो जितनी फंक्शनलिटी उतने मेथड्स बना दिए, और उन मेथड्स के अंदर उस फंक्शनलिटी को करने का कोड लिख दिया। लेकिन ये देखना सबसे बड़ी चीज है, यहां कोड सिर्फ उसी बात का लिखना है जो उस पेज का है। इस क्लास के अंदर लॉगिन पेज डॉट जावा तुमने जो बनाई है, इसके अंदर तुम होम पेज के किसी एलिमेंट पे क्लिक करने या किसी भी कुछ भी करने का काम, लॉगिन पेज में मतलब सिर्फ किसका, लॉगिन। अगर होम पेज पे कुछ करना है तो तुमको तुम्हारे पास एक और क्लास होनी चाहिए, होम पेज। देखो शुरू शुरू में कुछ नहीं रहता हमारे पास, तो धीरे धीरे पेज और क्लास बनाते चले जाते हैं। बाद में हमारे पास रहता है तो मैं जो नए टेस्ट केस मिलते तो उनके लिए मैं बहुत सी चीजें बड़ी बनाई मिल जाती। अब देखो इस तरह से यहाँ पे ये क्या है, ये ऐसे ही जो जो काम करना था इन्होंने क्या किया, उसके यहाँ पे क्या बना, मेथड्स बना दिए और उसके अंदर कोड लिख दिया। कोड क्या लिखा हुआ है, जनरिक मेथड्स कॉल करो। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, हमारा रनर कॉल कर रहा है टेस्ट केसेस क्लास के मेथड को, टेस्ट केसेस क्लास के मेथड कॉल कर रहे हैं। अब देखो, अब और देखो अब टेस्ट केस ऑटोमेट कैसे हो रहा है, जरा ये देखो, ये देखो। अब लॉगिन वॉगिन 4 लाइन का कोड नहीं लिखा है। अब ये क्या कर रहे हैं, मान के चलो, एक सेकंड, अच्छा, अच्छा इनका आपस में चेंज हो गया है।
छोड़ो, मतलब तुम ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो, अब ये देखो टेस्ट केस ऑटोमेट, टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए इन्होंने क्या किया है, देखो अब इस तरह से टेस्ट केस ऑटोमेट करना है। इनको लॉगिन वॉगिन का कोड नहीं लिखना है, हर काम का कोड इन्होंने कहाँ लिखा है, पेज वाइज क्लासेस के अंदर। अब टेस्ट केस में सिंपली इन्हें क्या करना है, उस पेज क्लास का न्यू करके क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसका मेथड क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा, है ना। तो अब जहां टेस्ट केस ऑटोमेट होगा, देख रहे हो कितना साफ साफ लग रहा है, देख के भी समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या काम हो रहा है, इसको पढ़ना कितना आसान है। देख के समझ में आ रहा है, अच्छा कि लॉगिन कर रहे हैं, फिर होम पेज देख रहे हो नाम वेरीफाई होम पेज टाइटल, मतलब क्या कर रहे हैं, होम पेज का टाइटल वेरीफाई कर रहे हैं। इसके बाद क्या कर रहे हैं, वो गो टू मार्केटिंग अकाउंट पेज कर रहे हैं, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट देखो, हाँ। फिर क्या कर रहे हैं, गो टू मार्केटिंग अकाउंट पेज एक मेथड है, वो में उसको कॉल कर रहे हैं, उसका काम है माउस ओवर करके मार्केटिंग के अकाउंट पेज पे पहुंचा देना। हर चीज का कोड जाके अंदर तुम क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि माउस ओवर किया, माउस ओवर करने के बाद क्या किया। क्लियर है ये? तो इस तरह से ये क्या है, यही पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है। इसमें और क्या बताया था आपको, हमने एक चीज और बताई थी, देखो ध्यान से, यहाँ जितनी भी पेज वाइज क्लासेस बना रहे हैं, जिसका भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आर्गुमेंट में हम क्या भेज रहे हैं, जीएम करके, मान लो जीएम, भूल जाओ यहाँ पे, जैसे अगर मान लो जेनरिक मेथड का ऑब्जेक्ट हम यही बनाए, ये देखो, बस ये देखो कि जेनरिक मेथड्स का हमने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट। क्यों बनाया है, ये भी हमने लास्ट क्लास में समझाया था, सिंपल सी एक बात है। अब तो कोड कहाँ लिखा जाएगा, लॉगिन करने का कोड कहाँ रहेगा, लॉगिन पेज पे, होम पेज वाले पे कोई काम रहेगा तो सब कोड कहाँ रहेगा, होम पेज नाम वाली क्लास में, सबके लिए बना होगा ना। अब जब उसके अंदर कोड रहेगा तो ध्यान से देखो, ये ओपन यूआरएल मेथड कॉल कैसे, जो जेनरिक मेथड है तुम्हारा वो तुम्हारे पास कॉल कैसे होगा, बात समझ रहे हो नहीं प्रॉब्लम, भैया जेनरिक मेथड तुम्हारा कॉल कैसे होगा, जेनरिक मेथड, भाई ये जो मेथड बनाए हो, क्लिक वेक जितने जेनरिक मेथड है सब बनाए हुए एक क्लास के अंदर, उसके मेथड कॉल करने हैं तो उसका ऑब्जेक्ट चाहिए ना, कैसे मिलेगा उसका ऑब्जेक्ट। अब बहुत से लोग ये दिमाग कहेंगे, सर ऑब्जेक्ट मिलना कौन सी बड़ी बात है, हम न्यू करके क्या करेंगे, इस तरह से बना देंगे, लेकिन बनाना सलूशन नहीं है। रीजन देखो ध्यान से, जेनरिक मेथड का ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके अंदर ये ड्राइवर नाम का क्या आएगा, बोलो, वेरिएबल है ना। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ड्राइवर वेरिएबल क्या रहेगा, नल रहेगा, बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, नल रहेगा। ये सही काम, ये काम कैसे कर पाता है, क्योंकि हम मेथड कॉल करते हैं लॉन्च ब्राउजर, कौन सा, लॉन्च ब्राउजर। लॉन्च ब्राउजर के अंदर इसे ड्राइवर वेरिएबल के अंदर क्रोम ड्राइवर एक किसी का ऑब्जेक्ट बना के डाल दिया जाता है, तभी ये काम करता है। अब न्यू करके जब नया बनाओगे बार बार, तो नया जब बनाओगे तो वो क्या करेगा, नया ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ड्राइवर कैसा रहेगा, जैसे देखो कभी ऐसी गलती मत कर देना कि दोनों क्लास के अंदर जेनरिक मेथड चाहिए तो कहो अरे हमें क्या है, हम तो ऐसे बना लेंगे, गड़बड़ कर दिए हो। क्यों गड़बड़ कर दिए हो भाई, देखो ध्यान से, जानते हो अगर चला दोगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन फेंक देगा, यहाँ यहाँ पे नहीं, ध्यान से देखो, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा,
मान लो तुम्हारा कोड चला, ध्यान से तुम ही देखो यहाँ पे, मान लो कोड चला, सब ये जेनेरिक मेथड का ऑब्जेक्ट भूल जाओ, ये कौन सा किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, न्यू लॉगिन पेज का। मान लो यहाँ एक मेथड है, कौन सा कॉल कर रहे हैं, लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल। जेनेरिक मेथड का बना क्या, ऑब्जेक्ट। अभी इसके पास ड्राइवर की वैल्यू क्या है, नल है, लेकिन फिर मेथड चला कौन सा, लॉन्च ब्राउजर। तो जो ऑब्जेक्ट बना था उसमें आ गया क्या, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। और अब ये ओपन यूआरएल चलेगा भाई, जीएम को यूज करोगे, जीएम के पास ड्राइवर है, ड्राइवर के पास क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है, चलेगा परफेक्ट, यहां तक चलेगा। लेकिन जैसे ही टेस्ट केस में कोई बंदा ये लाइन कॉल करेगा, मान लो कौन सा था, सॉरी, मान लो, अच्छा ये तो इसी के अंदर कॉल कर दिया गया है क्या, वैसे इसकी तो जरूरत नहीं, चलो अच्छा, होम पेज, अच्छा बताओ, होम पेज को भी चाहिए ना जेनेरिक मेथड का ऑब्जेक्ट। तो ये क्या किया आपने, ध्यान से देखना, इसने भी कहा कि मेथड ही तो कॉल करना है, तो हमें क्या करना है, बस मान लो उसने कहा हमको भी जेनेरिक मेथड का ऑब्जेक्ट चाहिए, उसने भी न्यू करके क्या कर दिया, बना दिया। अब सोचो ध्यान से, कोड चला, मान लो ये मेथड अच्छे से चल, उसने अंदर क्या किया, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट अंदर बनाया, ऑब्जेक्ट अंदर बनाने के बाद कॉल किया, और सब यूआरएल ओपन हुआ, सब कुछ सही हो गया। क्यों सब कुछ सही हो गया, जेनेरिक मेथड का जो ऑब्जेक्ट बना उसके पास ड्राइवर था, और ड्राइवर के पास क्या था, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। लेकिन जब ये मेथड चलेगा कौन सा, देखो ध्यान सब लोग, वेरीफाई होम पेज टाइटल, तो यहाँ पे भी जेनेरिक मेथड का ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो ये कहे हम बना लेंगे ऐसे। अब बना लेंगे तो क्या दिक्कत आ रहेगी, नया ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं, और ये जो नया वाला ऑब्जेक्ट बन रहा है इसके लिए ड्राइवर क्या है, नल है, उसके लिए ड्राइवर क्या है, नल है। तो ये लाइन नंबर 17 पे तुरंत आएगा क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तुम कहो कि अरे सर, अच्छा ड्राइवर नल है, तो चलो हम क्या कर देंगे, लॉन्च ब्राउजर कॉल कर देंगे। अरे भाई ये कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है, अब जो नया लॉन्च होगा ये तो खाली रहेगा ना, और पुराने वाले में तुम कहाँ पहुंच चुके हो, होम पेज में पहुंच चुके हो, भाई तो पुराना उसी पे काम करना है ना भाई, जो चल रहा था उसी पे ना। इसीलिए ध्यान से देखना, ये सब सलूशन नहीं है। सलूशन एक ही है कि जेनेरिक मेथड का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, और उसी को टेस्ट केस में जितनी भी पेज यूज हो रहे हैं सब में उसी को यूज करो। अब एक रास्ता हमने लास्ट क्लास में दिखाया था कि क्या करो भैया, इसको जेनेरिक मेथड का ऑब्जेक्ट चाहिए, ये क्या कर ले, ऐसे पैरामीटर या क्या यूज कर, आर्गुमेंट यूज कर, यही बताया था लास्ट क्लास में। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, हर मेथड को जेनेरिक मेथड का ऑब्जेक्ट चाहिए। भाई कोई भी काम करेगा तो आखिर ये जो पेज वाइज मेथड्स है ये किसका यूज करेंगे, जेनेरिक मेथड का ही, तो इनको जेनेरिक मेथड का ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, और तुम ही बताओ ऑब्जेक्ट इनको मिलेगा, ऑब्जेक्ट इनको भाई मिलेगा कहाँ। अब अगर तुमको एज ए आर्गुमेंट दोगे तो हर मेथड के अंदर क्या भेजना होगा, आर्गुमेंट। इसीलिए ध्यान से देखो, ये पुराना देखो कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट है भाई, हमें जेनेरिक मेथड का ऑब्जेक्ट सब कुछ चाहिए, इस क्लास के सारे मेथड जेनेरिक मेथड का ऑब्जेक्ट चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे जीएम नाम का कैसा वेरिएबल बना दिया, ध्यान से देखो, प्राइवेट है लेकिन जो बनाया है, सॉरी हमने क्या बनाया है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाया है कि नहीं बनाया। अब ये जो वेरिएबल है ये पूरी क्लास में हर जगह यूज हो सकता है, बोलो हो सकता है कि नहीं। लेकिन समस्या क्या है, ये जो नॉन स्टैटिक मेथड है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू तो इसमें भी क्या है भाई, नल है ना। लेकिन हमने अब कंसेप्ट किया, यूज किया किसका, कि किसी क्लास के अंदर अब चाहे तो बना सकते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर जब बना दोगे तो कंस्ट्रक्टर की क्या क्वालिटी होती है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये अपने आप चलेगा, जब ये चलेगा तो देख रहे हो कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट में किसका ऑब्जेक्ट मांग रहा है, जेनेरिक मेथड का, और उसने जेनेरिक मेथड के ऑब्जेक्ट को दे दिया इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को, और इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हर कोई क्या कर रहा है क्लास के अंदर, यूज कर रहा है।
है ना? तो प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई नहीं? कहा हमें हर मेथड के अंदर आर्गुमेंट भेजना पड़ता, अब क्या है, अब देखो इसलिए देखो ऐसा बना हुआ है, देखो किस तरह से है, न्यू जेनरिक मेथड करके जेनरिक मेथड का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद लॉगिन पेज का क्या किया, भाई लॉगिन पेज पे काम करना तो लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाया, मेथड कॉल किया, होम पेज पे करना तो उसका पेज जो जो अब टेस्ट की, अब ये कौन कौन सी पेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कौन कौन सा मेथड कॉल करेंगे, ये डिपेंड करता है मेरे टेस्ट केस के ऊपर। टेस्ट केस में लिखा रहेगा ना यार, ये करना है, फिर इस पे क्लिक करो, फिर यहाँ ये देखो, फिर वो चेक करो, फिर वहां पे क्लिक करो, फिर वहां ये वैल्यू डालो, फिर सेव बटन पे क्लिक करो, यही सब लिखा रहेगा। तो तुम्हारा टेस्ट केस तुमको बता देगा कि तुम्हें कहाँ, मतलब तुम्हें किसको किसको कॉल कर। और याद रखना, हर पेज वाइज मेथड, हर पेज वाइज क्लास का मेथड अंदर किसको कॉल कर रहा होगा, जनरेट, इसको चाहिए जनरेट मेथड का ऑब्जेक्ट। इसीलिए हमने ये तरीका निकाला है कि भैया कोई भी होगा कंस्ट्रक्टर से क्या करेगा, यूज कर लेगा। मतलब अब देखो कंस्ट्रक्टर में अगर आर्गुमेंट है तो तुम्हें पता है ना, जो ऑब्जेक्ट बनाएगा उसे आर्गुमेंट भेजना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ भेजना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि इस क्लास के कंस्ट्रक्टर की, और यहाँ तुम क्या भेज रहे हो, इसका ऑब्जेक्ट जीएम, जीएम किसका ऑब्जेक्ट है, जेनरिक मेथड। जीएम किसका ऑब्जेक्ट है, जेनरिक मेथड का ही है ना। तो जेनरिक मेथड का जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी को हम हर पेज वाइज क्लास का ऑब्जेक्ट करने के टाइम पे भेज रहे हैं, और ये जाके कंस्ट्रक्टर के सहारे जा रहा है अंदर, देखो कंस्ट्रक्टर के सहारे अंदर जा रहा है, और जीएम वेरिएबल जो नॉन स्टैटिक है, जिसको इस पेज क्लास के सारे मेथड्स यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट सेट हो जा रहा है, और इसको सब लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर। तो ये इतना क्लियर है, ये क्या है तुम्हारे पेज वाइज, यही है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। क्लियर है इतना, बोलो, ठीक है। किस पे, अच्छा इनका देखो सवाल क्या है, कि अगर जैसे ये वी टाइगर को ही लेके देखो, इनका ये पूछने का मतलब है कि सर जब आप यहाँ पे लॉगिन करते हो, एडमिन और एडमिन, और यहाँ पे हम लैंग्वेज चेंज करते हैं, मान लो क्या, फ्रांसिस, और इसे क्या करते हैं, साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं, तो जो पेज खुलता है अलग लैंग्वेज में खुलता है। इनका सवाल ये है कि क्या सर जब अंग्रेजी में खुलता है तब का HTML, जब फ्रेंच में खुल रहा है तब का HTML, जब स्पेनिश में खुल रहा है तब का HTML अलग अलग होता है क्या? तो सीधी बात है, अंग्रेजी में कुछ और यहाँ दिखता है, फ्रेंच में कुछ और दिखता है, हर लैंग्वेज में क्या दिखता है तुमको, अलग अलग दिखता है कि नहीं दिखता? तो जब अगर यार हर लैंग्वेज में अलग अलग ही तुमको दिखता है, तो HTML सेम कैसे हो सकता है? सवाल नंबर एक कि HTML नो डाउट 8 लैंग्वेज है ना, तो जो एप्लीकेशन खुलता है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद उसका HTML अंग्रेजी वाले का अलग रहता है और फ्रेंच वाले का अलग। लेकिन अब यहाँ एक लेकिन आता है, सोचो अगर डेवलपर ने जो डिजाइन बना रहा होगा, वेब डेवलपर या जो वेब डिजाइनर इसको क्या कर रहा होगा, HTML बना रहा होगा, तो उसने कितनी HTML बनाई होगी, 8। अगर ये 8 लैंग्वेज सपोर्ट करता है तो कितनी HTML बनाई होगी, हर पेज का 8 HTML बनाई, अंग्रेजी का अलग, हिंदी का अलग, अंग्रेजी का अलग, फ्रेंच का अलग, ये तो नो डाउट उसको मेहनत ज्यादा हो गई होगी, उसका काम कितना हो गया, 8 गुना। 8 गुना नहीं हुआ, ध्यान से समझो, उसने बस कॉपी पेस्ट किया। डेवलपर, पहले डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, डेवलपर को बनाना था 8, उससे कहा गया 8 लैंग्वेज में ये एप्लीकेशन चलनी चाहिए, उसने बस एक लैंग्वेज का बनाया, किसका बनाया, एक लैंग्वेज का। तुम ये ध्यान से अच्छा देखो, ये फ्रेंच में खुला हुआ है ना शायद, या फ्रांसिस कोई लैंग्वेज थी, क्या HTML भी फ्रांसिस में आ रही है? HTML तो किसमें रहती है, अंग्रेजी में। क्या कलर वालर भी चेंज हो गया, नहीं। क्या डिजाइन भी चेंज हो गई है, नहीं। क्या बदला,
बस अक्षर जो पहले अंग्रेजी अक्षर आ रहे थे वही अब किस में आ रहे हैं, फ्रांसिस में आ रहे हैं, वही आएंगे किसमें, स्पेनिश में। तो जानते हो डेवलपर क्या करता है, वही एक ही एचटीएमएल बनाता है, एक बार कॉपी पेस्ट 8 जगह मारता है और फिर जाता है देखता है कि एचटीएमएल के अंदर भाई देखो कस्टमर को किससे मतलब है, एचटीएमएल से कि सामने वाली चीज, सामने वाली चीज। तो वो बस इतना करता है डेवलपर, जो जो चीज यहाँ सामने दिख रही होती, जैसे तुम बताओ, ये बताओ जरा, ये देखो, जैसे ये एप्लीकेशन है, यहाँ डिव लिखा है, तो यहाँ भी कहीं डिव लिखा है, यहाँ आईडी लिखा है, तो कहाँ यहाँ भी कहीं आईडी वाईडी लिखी है। हर चीज यूआई पे दिखती नहीं, कुछ चीज दिखती है। देखो ध्यान से, और क्या दिखता है याद करो, इनर टेक्स्ट। हमने पहले पढ़ाया तुम लोगों को ना कि एप्लीकेशन में जो एचटीएमएल के अंदर इनर टेक्स्ट होता है वो यूआई पे दिखता है, वैल्यू एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है वो दिखती है, और सब कुछ नहीं दिखता, जैसे टेबल इनपुट ये सब कहीं लिखा है नहीं लिखा है ना। लेकिन ये माँ पेज देख रहे हो लिखा है, एम ए पी जो, या ये जो लिखा है पता नहीं किस भाषा में, इसको इंस्पेक्ट करो जरा, है ना। इसका भी क्या है देखो जरा, एचटीएमएल कैसा है, अंग्रेजी में ही है ना, देखो ध्यान से देखना सब। बताओ इसका एचटीएमएल अंग्रेजी में ही है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन ध्यान से देखो जो इनर टेक्स्ट वो क्या है, चेंज। अगर तुम अंग्रेजी में यही एचटीएमएल खोल, अंग्रेजी वाला वर्जन, और चेक करके मिला के देखोगे तो देखोगे सब कुछ क्या है, सेम है। बस यही इनर टेक्स्ट होता है, मतलब जो जो चीजें यूआई पे असर डालती वही वही बस चेंज करना है, बाकी एज इट इज यूज करना है। इसीलिए डेवलपर से कहा जाता है कि 8 के लिए बनाना है तो 8 गुना टाइम नहीं कहेगा, कहेगा 1.5 2 गुना टाइम दे दोगे तो चलेगा। एक 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 तो पहला बनाने में तो टाइम लगेगा, बाकी सब क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना रहेगा, और जो जो चीज यूआई पे जा रही होगी उसका टेक्स्ट जाके एचटीएमएल में बदलना होगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा ठीक। और अगर हमसे कोई कहे ऑटोमेशन करने, नहीं अब जैसे मान लो इसकी कोई टेस्टिंग कर रहे हो कि हर लैंग्वेज में टेस्टिंग करो ये, तो मतलब देखो हर लैंग्वेज में सही चल रहा है कि नहीं, तो जानते हो इसी टेस्टिंग को क्या बोलते हैं, लोकलाइजेशन टेस्टिंग। लोकलाइजेशन टेस्टिंग क्या है, लोकलाइजेशन टेस्टिंग यही है कि एक एप्लीकेशन को अलग अलग लैंग्वेज, अगर एक एप्लीकेशन कई लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही है तो उसको और अलग लैंग्वेज ऑप्शंस पे टेस्ट करना ही क्या है, लोकलाइजेशन टेस्टिंग। क्लियर है। अब देखो ये तो मुश्किल काम है, तो मुश्किल काम है ना कि हम 8 भाषाएं जाने, है ना। एक है तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन हम लोग ये निकालते हैं, एक भाषा तो हमें पता है, बाकी हम खोलते हैं और गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लेते हैं, इसे कॉपी करके पेस्ट मारते हैं तो देता है ये उसकी उसका, फिर उसको मिलाते हैं कि वही वही मतलब दे रहा है कि नहीं, वही अर्थ दे रहा है कि अलग अर्थ दे रहा है। अगर वही दे रहा होगा तो सब ठीक है, अगर गलत अर्थ दे रहा हो, गलत अर्थ दिया होगा तो हम बोलेंगे कि हाँ कुछ ऐसा आ रहा है, इसकी मीनिंग ये बता रहा है, अगर उनकी गलती होगी तो ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा इसका ऑटोमेशन करोगे, कर सकते हैं। तो ऑटोमेशन अगर हमसे कहा जाएगा 8 लैंग्वेज में टेस्ट करना है, तो हम क्या, एक हम क्या, जैसे क्रिएट अकाउंट की 8 स्क्रिप्ट बनाएंगे, 8 मेथड बनाएंगे, 8 नहीं, हम भी जानते हो क्या बनाएंगे, एक ही, उसी से हम 8 को मैनेज करें, क्योंकि फ्लो से लेके हर चीज क्या रहेगी, सेम रहेगी ना, बस इनर टेक्स्ट और ये सब बदलेंगे, जो चीज ऐसी है जो लैंग्वेज पे डिपेंड करती है उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम उन चीजों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे जिनका लैंग्वेज से मतलब नहीं है, जैसे आईडी नेम एट्रीब्यूट। मान लो एक एप्लीकेशन से कहा जाएगा टेस्ट ये एप्लीकेशन ऑटोमेट करो और ये एप्लीकेशन को हर लैंग्वेज में चलाना है, 5 लैंग्वेज में चलाना है, अगर कोई बता दोगे ना तो हम जब ऑटोमेशन करना चालू करेंगे तो दिमाग में पहले एक चीज बैठा लेंगे, किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्स पाथ में हम इनर टेक्स्ट का यूज नहीं करेंगे, ये कर दिए तो फंस गए।
अब मान लो हम इनर टेक्स्ट का यूज कर लिए, तो ये तो फ्रेंसिस में काम करेगा, इंग्लिश वाले केस में काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इस एलिमेंट का एक्स बार बनाते और इसका यूज कर लेते क्लास, तो चाहे अंग्रेजी होती चाहे जो रहती, क्लास क्या रहती, सेम। और एट्रीब्यूट क्या रहते, बस इनर टेक्स्ट ऐसी चीजें जो यूआई पे असर डालती, बस वही बदलेंगी, बाकी सब कुछ क्या रहेगा। तो हम इनका यूज ही नहीं करते, इसका हम यूज करते हैं और एट्रीब्यूट। अभी क्या होता है, हम ऑटोमेट करते हैं तो एट्रीब्यूट यूज करते हैं, इनर टेक्स्ट यूज करते हैं ना। लेकिन जब हमसे वो क्या दिया जाएगा कि एप्लीकेशन में लोकलाइजेशन टेस्टिंग भी करनी, तब हम कहेंगे ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब भी किसी का एक्सपार्ट बनाएंगे, भूल के ऐसी चीज का यूज नहीं करेंगे एक्सपार्ट में जो यूआई पे दिखता हो, जैसे इनर टेक्स्ट है, जैसे वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू है, ये सब चीजें हम यूज ही नहीं करेंगे एक्सपार्ट में। हम आईडी नेम क्लास पेरेंट चाइल्ड बहुत तरीका जानते हैं, उन तरीकों से हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश। क्लियर है? तो भाई ये देखो आपका पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यही। क्लियर है ये? अब अच्छा जरा एक बार आते हैं, तुम्हारे ये जो मेथड है ये किस चीज का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं? बाई क्लास का, इसका ऑब्जेक्ट ले रहे हैं बाई क्लास का। यार ये है ना, देखो जरा ध्यान से सब लोग, ये जो लॉगिन पेज नाम की क्लास है, ये जो लॉगिन पेज नाम की क्लास है, इसमें ये जेनरिक मेथड कॉल किए हो ना। जेनरिक मेथड क्या आर्गुमेंट मांगता है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट ना, ये कुछ और यही मांग रहा है ना। क्या मांगता है, जो हमने जेनरिक मेथड बनाए हैं वो आर्गुमेंट में क्या मांगते हैं, बाई क्लास, बाई का ऑब्जेक्ट मांगते हैं। तो बाई डॉट नेम बाई डॉट एक्सपाथ जैसा आपने यूज करना होता है भेज देते हैं। लेकिन एक चीज तुमको यहाँ दिख रही है, ध्यान से देखना। एक फंक्शनलिटी ये है, इसका नाम क्या है, लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल। एक फंक्शनलिटी ये है, लॉग इन विद इनवैलिड क्रेडेंशियल। एक ही क्लास के अंदर दो, एक ही पेज क्लास के अंदर दो फंक्शनलिटी, एक नहीं एक ही पेज, तो हमने दो मेथड बनाए। लेकिन ध्यान से देखो जरा, ध्यान से सभी लोग, कि इसमें कुछ डुप्लीकेसी दिख रही है। एक बहुत बड़ी डुप्लीकेसी दिख रही होगी कि दोनों में जो एक्सपाथ है, दोनों में जो एक्सपाथ है वो क्या है, सेम है। वही चीज हमने यहां भी लिखी है, वही चीज हमने वहां, है कि नहीं बताओ। ध्यान से देखो सभी लोग, कि मतलब एक पेज के अंदर कई फंक्शनलिटी होंगी और उनमें ऐसा भी होगा कुछ, जैसे देख रहे हो वैलिड क्रेडेंशियल में भी यूजर नेम का यूज करना है, और लॉगिन विद इनवैलिड क्रेडेंशियल में भी क्या करना है, यूजर नेम का यूज करना। तो हमने यूजर नेम का एक्स पाथ कितनी बार लिखा, या नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू कितनी बार लिखी है, दो बार लिखी है। मान लो इसकी वैल्यू बदल जाए तो हमें कितनी जगह जाकर चेंज करना, दो जगह। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अभी तो अच्छा, इस पेज वाइज क्लास के अंदर पेज की फंक्शनलिटी को ऑटोमेट करने का कोड तुमने लिखा है। पेज वाइज क्लास के अंदर पेज की फंक्शनलिटी को ऑटोमेट करने का तुमने क्या लिखा, कोड लिखा है ना, यही किया है कुछ और किया, यही किया है भाई। देखो तुम्हारे आपके सामने हमने क्या किया है, पेज वाइज क्लास में भाई क्या किया है हमने, पेज वाइज क्लास के अंदर लॉग, पेज वाइज क्लास के अंदर हमने क्या किया है, हमने भाई इसको यहाँ पे ऑटोमेट करने का हमने यहाँ क्या लिखा है, कोड लिखा है। अच्छा एक चीज ये बताओ, कई कई पेज, जैसे ये तो लॉगिन पेज छोटा सा पेज है, इसमें थोड़ी सी फंक्शनलिटी है, कई कई पेज बड़े होंगे जिनके अंदर फंक्शनलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसा तुमको कई बार मिलेगा कि तुम एक ही एक्सपाथ को बार बार तुमने क्या किया, रिपीट किया। अच्छा मान लो एप्लीकेशन में एक्सपाथ बदल गए तो तुम क्या करो, एप्लीकेशन में नहीं, मान लो एक एप्लीकेशन में पेज था, पेज में एक्सपाथ बदल गया तो तुम क्या करो, तुम पहला काम करोगे, पेज में बदला है तो उस पेज के लिए तुम्हें पता है कि क्या बनी, क्लास बनी। तो उस पेज वाइज क्लास के अंदर आ जाओगे और उसके अंदर ढूंढोगे कि ये जो एलिमेंट है कहाँ कहाँ यूज हुआ है, और फिर उसको बदलो। दो जगह यूज हुआ है तो कितनी जगह बदलो, दो जगह। चार जगह यूज हुआ होगा तो उस पेज के अंदर
पेज की फंक्शनैलिटी में 4 जगह यूज हुआ होगा वही एलिमेंट, तो क्या यूज करो, 4 जगह बदलोगे। नंबर 1 बात। और नंबर 2 चैलेंज ये भी है, सोचो एक क्लास है जिसके अंदर पेज वाइज क्लास के अंदर 50 मेथड बने, बड़ी बड़ा पेज है, उसके अंदर ढूंढना हुआ कहाँ कहाँ यूज हुआ है, तो फिर काम हो जाएगा। इसीलिए ध्यान से देखो, बहुत से लोगों ने ये एक स्टाइल अपनाई, क्या जानते हो, हर पेज वाइज क्लास के अंदर, ध्यान से देखना कहाँ कर रहे हैं, पेज वाइज क्लास के अंदर उन्होंने किया क्या, ये देखो ये लिखा है ना, ये इससे बाई डॉट नेम से क्या मिलेगा, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट ना। तो बहुत से लोगों ने ऐसा किया, क्या लिखा, पब्लिक, चलो पब्लिक ही रखते, पब्लिक लिखा, क्या लिखा, बाई, और लिख दिया वेरिएबल का नाम यूजर। अब बताओ ये पढ़ पा रहे हो कि नहीं, क्या लिखा है यहाँ कहोगे कि बाई यूजर नेम नाम का एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, चलो बाई के वर्ड हटा देते हैं, चलो नाम रख देते हैं, क्या से क्या रख देते हैं, यूजर नेम। यूजर नेम नाम का एक वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल है भाई, नॉन स्टैटिक, किस टाइप का है, बाई टाइप का, किस टाइप का है, बाई टाइप का है ना। इसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट रख सकते हो, बाई का। और ये बताओ इस लाइन से क्या मिलता है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है ना। तो ये कोड, इसलिए देखो कोड लिखा, कोड में कहीं गलती, तो बहुत से लोगों ने कहा कि कोड ऐसे करो, ध्यान से देखो, ऐसे पब्लिक, यहाँ बाई लिखोगे तो बाई टाइप का है ना, और क्या लिखे, पासवर्ड इक्वल्स टू, है ना, बाई डॉट नेम, इस तरह से। ध्यान से समझो क्या कर रहे हैं, जो भी बाई का ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं उसको हम कहाँ रख दिए, बाई वाले की, बाई की इंफॉर्मेशन से ही तो वो पहचानेगा ना, पेज पे जाके ढूंढेगा। इसको हम रख दिए कहाँ, पेज के अंदर वेरिएबल, किस वेरिएबल में, नॉन स्टैटिक। फायदा देखो, फायदा नंबर, देखो सबसे बड़ा फायदा क्या है, अब ये यूजर नेम और पासवर्ड तुम डायरेक्ट क्या कर लो, यहाँ यूज, अब डुप्लीकेसी नहीं है, देखो बोलो अच्छा है कि नहीं। अब ये सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड के लिए नहीं करना है, जितने एलिमेंट के लिए तुम बाई डॉट नेम, बाई डॉट एक्सपाथ जो भी यूज कर रहे हो, हर चीज तुमको कहाँ रखनी है। और हम तो कहेंगे एक चीज और, थोड़ा नाम अच्छा रखो, अच्छा मतलब समझ रहे हो, ऐसे पता चले कि ये क्या है। हम लिख दें क्या, चलो टेक्स्ट बॉक्स, जैसे पता चले कि भाई ये क्या है, ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। एक मिनट इसको चेंज करें, यूजर नेम टीबी, पासवर्ड टीबी, लो भाई। अब ऐसे ही तुम उसके लिए भी बना दो, पब्लिक बाई, और लिखो क्या, लॉगिन dt बाई डॉट एक्सपाथ था या नेम, नेम, और नेम की वैल्यू क्या थी, ऐसे कोड लिखो यार, मतलब जो जो एलिमेंट है, अब इनको तुम ऐसे यूज करो ना। ऐसे दिख रहा है अब आपको, क्या फायदा है, फायदा नंबर 1 रीयूजेबिलिटी, यहाँ पे भी कि जो ये एक्सपाथ या जो चीजें तुम यूज कर रहे हो, तुमने एक बार एक जगह दे दिया,
अब कोई भी मेथड यूज करना चाहे तो डायरेक्टली इसको इस्तेमाल कर सकता है। अब दो बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर एक। और दूसरा उससे ज्यादा बड़ा फायदा, याद रखो सब लोग, जानते हो क्या है? अब पेज वाइज क्लास देखो, एक पेज में क्या होता है, एक पेज में ढेर सारे एलिमेंट बटन सकते यही सब होता है। और क्या होता है, पेज में होती है क्या, फंक्शन। पहले क्या था, मेरा मेन फंक्शनलिटी, जैसे जो मेथड हम बनाते थे इसी के अंदर फंक्शनलिटी भी थी और इसी के अंदर एलिमेंट का एक्सपाथ भी था, दोनों था। अब हमने क्या किया, इसको क्या बोलते हैं वैसे, लोकेटर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक्सपाथ भी क्या है, लोकेटर है ना। तो देखो यहाँ हमने किया क्या, लोकेटर एक तरफ कर दिया, फंक्शनलिटी एक तरफ कर दी। सबसे बड़ा फायदा है, कल को तुम्हें एक्सपाथ चेंज करना होगा ना, तो तुम्हें मेथड के अंदर जाके सिर मारने की जरूरत नहीं है। तुमको पता है जो भी एक्सपाथ होगा सब कहाँ होगा, लोकेटर कहाँ होगा, एक जगह ऊपर होगा और फंक्शनलिटी क्या होगा, नीचे होगा। तो तुम्हारे लिए चेंज करना क्या हो गया, इजी हो गया। ध्यान से समझो, मतलब क्या करना है, पेज वाइज क्लास बनानी है, उस क्लास के अंदर पेज जो फंक्शनलिटी है उसके लिए क्या बनाना है, मेथड बनाना है। अब उस फंक्शनलिटी में जो कोड लिखोगे उसमें क्लिक या इस टाइप के जनरिक मेथड भी यूज होंगे और साथ में एक्सपाथ भी यूज होगा। तो उस एक्सपाथ को यहाँ देने, जैसे बाई का ऑब्जेक्ट था ना, यहाँ देने के बजाय कहाँ बना लो, ऊपर टॉप। इसका एक फायदा ये होगा कि यहाँ पे बना दिए हो तो कोई भी यूज कर सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि अब लोकेटर सारे एक तरफ, फंक्शनलिटी एक तरफ। कल को तुम्हें मान लो सिर्फ एक्सपाथ को चेंज करना, एप्लीकेशन में एक्सपाथ को बदल दे, तो जिस पेज में चेंज करना होगा तुम्हें आके मेथड में देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है इनका जो भी एलिमेंट है, नाम और एक्सपाथ सब कहाँ है, ऊपर, वही जाकर क्या कर देते, चेंज। तो अब तुम्हारे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में एक इनहेंसमेंट और एक इम्प्रूवमेंट और हुआ कि तुमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जो था उसमें एलिमेंट फंक्शनलिटी एक तरफ और एलिमेंट्स एक तरफ। वही है, चीजों को जितना बांट के और तरीके से रखोगे तुम्हारे लिए मैनेज करना उतना क्या होगा, इजी। क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन? तो जरा इसको अब आप लोग इम्प्लीमेंट करें, लेकिन एक चीज ये है, अगर सभी लोग इम्प्लीमेंट